Good morning. Myself, Dr. Ekta Chaudhary, Assistant Professor, Department of Political Science. जैसा कि आज मैं आप लोगों के समक्ष जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो बीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, जिसमें जो विषय मैंने चयनित किया है वो है स्टेट, राज्य के बारे में आज हम आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान का एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण विषय के रूप में हम राज्य को जानते हैं, क्योंकि मानव समाज का विकास, उसका संगठन और उसकी व्यवस्थाओं को समझने के लिए राज्य की अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य वह संस्था है जिसके माध्यम से समाज में कानून, न्याय, व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। मानव जीवन के प्रारंभिक काल की अगर हम बात करते हैं तो मानव जीवन के प्रारंभिक काल जो था वो बहुत ही असंगठित और अव्यवस्थित था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और वहां की जो राजनीतिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अस्पष्ट देखने को मिलती थी। जैसे जैसे समाज का विकास होना शुरू हुआ, लोगों को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी जिससे वे अपने जीवन को सुरक्षित बना सके और उनके अधिकारों का भी संरक्षण हो सके। साथ ही साथ समाज में एक अनुशासन भी स्थापित हो सके। समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए समाज में रह रहे लोगों को उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए और न्याय स्थापित करने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता होना शुरू हुआ। राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो राज्य जो है सिर्फ एक केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो मानव समुदाय को प्राप्त होती है। उनको अधिकार मिलता है, उनको समानता मिलती है, उनको न्याय मिलता है। और एक तरीके से हम देखें तो राज्य जो है एक जटिल अवधारणा के रूप में भी है, और ये जटिल अवधारणा जो है वो राज्य के माध्यम से मानव का विकास करता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज में रह रहा है और समाज में रह रहे व्यक्तियों को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, एक सुचारू राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, एक सुशासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य की परिभाषा की अगर हम बात करें तो राज्य की परिभाषा को हम देखते हैं कि विभिन्न विचारकों ने विभिन्न तरीके से वर्णन किया है। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को समझ ले कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है। राज्य जो है राजनीति विज्ञान की वह प्रमुख अवधारणा है जिसमें लोग संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में रहते हैं। यानी राज्य को चलाने के लिए हमें एक निश्चित जनसंख्या और निश्चित भूभाग की आवश्यकता पड़ती है, और उन जनसंख्या को, उन व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए एक हमें सर्वोच्च सत्ता की भी आवश्यकता पड़ती है जो समय समय पर उसकी निगरानी और देख रेख करती है। राज्य के अगर उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य का जो उद्देश्य है वो सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना है। जैसे कि हमने बात किया कि राज्य की जो अवधारणा रही है उस पर हमारे राजनीतिक जो विचारक रहे हैं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं गार्डनर के बारे में बताना चाहूंगी कि गार्डनर ने राज्य के संदर्भ में जो अपनी विचारधारा दी है उसमें वे बताते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्तियों का एक समुदाय है जिसको एक निश्चित भूभाग में रह रहे लोग चलाते हैं, और बाहरी नियंत्रण से यह जो राज्य है वो पूर्ण रूपेण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। साथ ही साथ और एक संगठित सरकार की भी संरचना करता है, निर्माण करता है, जिसके आधार पर हमारी इंटायर जो सोसाइटी है वो चल पाती है। मैकाइवर के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्य एक ऐसा संगठन है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग एक संगठित सरकार के अधीन कार्य करते हैं।
पोलैंड के अनुसार भी राज्य वह राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग संगठित सरकार के अधीन होते। क्षमा कीजिएगा, मैकाइवर कहते हैं कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो सरकार के माध्यम से कानून बना करके उनको लागू करता है, यानी एक ऐसा कानून बनाता है जो एक वैधता के साथ उसको लागू किया जाता है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो क्रियान्वयन है वो उस समाज में चलाया जाता है। इन सभी परिभाषाओं के अगर हम सार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि राज्य वह राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर सर्वोच्च अधिकार और उनके जीवन को नियंत्रित करता है और संचालित भी करता है। राज्य के तत्व की हम अगर बात करते हैं तो किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए मूल रूप से हमें 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम जो तत्व है राज्य का वो है जनसंख्या। वह है जनसंख्या। जनसंख्या का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, इसमें नागरिक, विदेशी, ये कोई भी इसमें शामिल हो सकते हैं और राज्य की शक्ति और विकास काफी हद तक हम देखें तो जनसंख्या पर निर्भर करती है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राज्य है वो समाज से बनता है। समाज में रह रहे व्यक्तियों के जो समुदाय है उनसे निर्मित होकर के राज्य का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की ही आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमने राज्य का निर्माण किया। उनकी जो जरूरतें हैं, उनके जो अधिकार है, उनके जो समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही हमने राज्य को एक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि पॉपुलेशंस के बिना राज्य का होना असंभव है। निश्चित भूभाग की बात की जाए, राज्य का जो दूसरा तत्व है वो है टेरिटरी यानी निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए। हर एक स्टेट की एक अपनी निश्चित सीमाएं होती हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है जिसके आधार पर हम राज्य को निर्मित करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसके निश्चित भू क्षेत्र के आधार पर ही राज्य की पहचान की जा सकती है और राज्य की संप्रभुता भी इसी क्षेत्र में सीमित होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी राज्य को उनके निश्चित भूभाग के आधार पर ही पहचाना जाता है। एक ग्लोबल लेवल पर उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, उनको पहचान मिलती है, उसकी आइडेंटिटी हम देख पाते हैं। और तीसरा जो राज्य के तत्व की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा राज्य का जो तत्व है वह है सरकार राज्य का संचालन करने वाली संस्था होती है। राज्य अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सके उसके लिए राज्य को सरकार की आवश्यकता होती है। राज्य के 3 जो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के माध्यम से राज्य अपनी नीतियों को क्रियान्वित करता है, उसको लागू करता है और सुचारू रूप से चला पाता है। राज्य का सरकार का जो प्रमुख कार्य है वह है कानून बनाना, कानून का क्रियान्वयन करना और न्याय प्रदान करना। और साथ ही साथ सरकार के अगर हम रूप की बात करें, भारत के संदर्भ में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे भारत के संदर्भ में जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक सरकार है, जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है और वे जो प्रतिनिधि होते हैं वे अपने जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ ही साथ हम राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को भी देख पाते हैं, राजतंत्रात्मक सरकार भी है और तानाशाही सरकार को भी हम देख पाते हैं। तो सरकार के कई प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गई, आपकी डेमोक्रेसी हो गई, मोनार्की सिस्टम हो गई, एट्रोक्रेसी हो गई, इस तरीके से कई तंत्र के रूप में हम देख सकते हैं। सरकार जो है अस्थायी एक संस्था होती है,
जो विश्वास के आधार पर बनाई जाती है, सहमति मिलती है जनता की और जनता के आधार पर ही सरकार का चुनाव किया जाता, और ये सरकार जो है वो जनता की हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। लेकिन समय व परिस्थितियों के साथ साथ अगर हम बात करें तो समय और परिस्थितियों के साथ साथ सरकार जो है वो परिवर्तित होती रहती है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखने को मिलता है। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। संप्रभुता जो है वो हमें आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता के आधार पर हम उसको देख पाते हैं कि ये राज्य को पूर्ण रूपेण एक अस्तित्व में स्थापित कर पाता है। आंतरिक यानी कि राज्य के भीतर एक सुप्रीम पावर के रूप में, एक वैधता के रूप में स्थापित किया जाता है, जो किसी भी सरकार के द्वारा अगर कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या जनता के द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है जो शासन प्रणाली को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, जो व्यक्तियों के हितों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, तो ये सुप्रीम अथॉरिटी जो है, ये जो सुप्रीम सत्ता जो होती है वो उस पे नियंत्रित करती है, गलत कामों को आगे बढ़ाने नहीं देती है। साथ ही साथ कोई भी जो व्यक्ति है या जो कोई भी संस्था है वो जो संप्रभुता है, संप्रभुता से ऊपर नहीं होता, यानी समाज को, राज्य को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित तरीके से चलाने के लिए एक सुप्रीम पावर की आवश्यकता होती है, जिसकी देख रेख में ही जन कल्याण संभव हो पाता है। वह संप्रभुता की बात की जाए तो अन्य राज्यों से ये हमें स्वतंत्र बनाता है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी हम अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं अपनी संप्रभुता के आधार पर। संप्रभुता के बिना अगर हम बात करें तो राज्य का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही संप्रभुता जो है वो राज्य को वैधता प्रदान करता है। तो अगर जब तक हमारे पास कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगी, सुप्रीम पावर नहीं होगा, तो कोई भी जो राज्य है वो सही तरीके से नहीं चल सकता है। शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमारे ऊपर एक नियंत्रणकारी संस्था का होना अत्यंत आवश्यक है, जो समय समय पर हमारी देख रेख करता रहे, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण करता रहे, और कुछ भी अराजकता राज्य में ना स्थापित हो सके, उसको ध्यान केंद्रित करके उसको कंट्रोल कर सके, उसको सीमित कर सके, और व्यक्ति भी उसके अंतर्गत रह करके, उसके नियंत्रण में रह करके अपने जीवन को चला सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में तीन अवधारणाओं में अक्सर देखा जाता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है राज्य, दूसरा होता है आपका सरकार, और तीसरा है राष्ट्र। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो 4 तत्वों पर आधारित होता है, और राष्ट्र जो है वो एक सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता है, जिसमें भाषा, इतिहास, संस्कृति, परंपराओं फिर केंद्रित होते हैं। यानी कि जैसे हम भारतीय हैं तो भारतीय जो क्या है, हम अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही ग्रुप के लोग, जिसमें एक भाषा, संस्कृति, सभ्यता के आधार पर हमारी पहचान होती है कि हम एक भारतीय हैं। तो उसी तरीके से राज्य एक संगठन है जो क्या करता है, जिसके लिए एक निश्चित भूभाग, आपकी जनसंख्या, और उसके साथ ही साथ आपको सरकार, और सरकार के साथ साथ संप्रभुता की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो है सरकार क्या है? सरकार जो है राज्य को चलाने वाली एक संस्था होती है जो कानून का, नीतियों का निर्माण करती है। ये अस्थायी भी होती है और परिवर्तनशील भी होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत एक राज्य है और भारतीय लोग जो है एक राष्ट्र है, और वर्तमान जो शासन है वो सरकार है। तो ये पूरा इसको हम समझ सकते हैं कि राज्य, सरकार और राष्ट्र में क्या भेद हम देख पाते हैं। राज्य की उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो राज्य के विभिन्न सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि
डिवाइन थ्योरी, जिसको हम दैवी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को ईश्वर का देन कहा गया था, यानी राज्य एक ईश्वरीय देन है। और इसमें प्राचीन काल में हम देखते थे कि जो राजा होता था, जो सम्राट होता था, राजा को हम ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और उस जो जनता होती थी वहां की, वो उस राजा की आज्ञा का पालन करती थी, कि क्योंकि राजा जो है वो किसका प्रतिनिधि है, राज्य का है, और ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते लोगों की एक धार्मिक आस्था और विश्वास रहता था, क्योंकि लोग भी बहुत सीमित थे, बहुत छोटे छोटे समुदाय के लोग रहते थे जो संगठित होकर के रहते थे, और वो अपने बीच से राजा का चुनाव करते थे। राजा जो होते थे वही ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में रहते थे, और धार्मिक विश्वास के आधार पर राजा जो भी आदेश देता था उसकी वो अवहेलना नहीं करते थे, उसकी आज्ञा का वो पालन करते थे। दूसरा जो थ्योरी डेवलप हुई स्टेट की, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी डेवलप हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है हमारे राजनीतिक चिंतकों का, उसमें हॉब्स लॉक रूसो का नाम आता है। हॉब्स लॉक रूसो कहते हैं कि प्राचीन समय काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन समय काल की जो अवस्था थी वो एक प्राकृतिक अवस्था थी, जहां पर व्यक्ति जो था बहुत ही बर्बर था, स्वार्थी था, उनको सभ्यता नहीं पता था कि कैसे सरवाइव करना है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए और जो उनके इर्द गिर्द जो अराजकता फैली हुई थी, उन अराजकता को दूर करने के लिए, उन इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। क्योंकि समाज में जब विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का समूह होता है तो उनकी विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे में एकजुट हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सभी की विचारधाराओं को, सभी की आवश्यकताओं को, सभी की सुरक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए, उनको सही तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उस समाज में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप किया गया, जिसके माध्यम से समझौता किया गया और एक ऐसा विचार रखा गया जिसमें सभी की सहमति बनाई गई थी कि सभी एक ऐसे राज्य को स्थापित करेंगे और कि वो राज्य जो है उन कबीलों का, उन समुदायों के हितों का संरक्षण करेगा, देख रेख करेगा, अराजकता की जो स्थिति फैल रही है उस अराजकता की स्थिति को नियंत्रित करेगा, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कि अगली जो सिद्धांत राज्य में हमने देखा वो था बल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो विचारक है वो कहते हैं कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो बल के आधार पर हुआ है, शक्तियों के आधार पर हुआ है। जैसे देखा गया था कि कार्ल मार्क्स के टाइम पीरियड में की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वो जो इलीट क्लास है उनके लिए बनाया गया था, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था राज्य, और वो उन्हीं के लिए ही उत्तरदायी होते थे। तो वहां पर हमने देखा था कि जैसे समाज में एक ऐसी स्थितियां पैदा होने लगी जहां पर जो अमीर वर्ग था वो कमजोर वर्गों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में देखा जा रहा था कि कैसे अपने हितों को, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा किया जा सके, तो वहां पर बलपूर्वक यानी फोर्सफुली स्टेट को निर्माण किया गया था, जहां पर शक्तिशाली लोग जो थे वो कमजोर लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करते थे और उनके ऊपर शासन करते थे। तो ये देखा गया कि वहां पर फिर स्टेट को बनाया गया था। फिर आता है विकासवादी सिद्धांत। ये जो विकासवादी सिद्धांत है ये सबसे अधिक स्वीकार किया गया सिद्धांत है। इसके अनुसार देखा जाता है कि राज्य एक ऐसे घटना का परिणाम है जो धीरे धीरे विकास हो रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा प्राचीन काल में परिवार था, कबीला था, जनजाति थी, और फिर समाज बना, फिर समाज से राज्य का निर्माण होता है। तो आज हम देख पा रहे हैं कि जो राज्य है वो आधुनिक मॉडर्न स्टेट के रूप में देखने को मिल रहा है। आज जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समावेशित करते हुए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, एक समावेशी और विकासशील राज्य की स्थापना की जा रही है, विकसित राज्य की स्थापना की जा रही है जो वेलफेयर स्टेट पर है, जो कल्याणकारी राज्य के रूप में आज वर्तमान में देखा जा रहा है। नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट को आज हम देख पा रहे हैं।
राज्य और अन्य संगठन की अगर हम बात करें, स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस की बात करते हैं कि राज्य का संबंध जो है अन्य जो संगठन है, अन्य जो एसोसिएशन है उसके साथ किस प्रकार से है। तो हम बात करें सबसे पहले कि राज्य सबसे बड़ा एक राजनीतिक संगठन है। यह संगठन जैसे परिवार, क्लब, धार्मिक संस्थाएं के सीमित उद्देश्यों के लिए ही बनाया जाता है और राज्य के पास एक ऐसी बाध्यकारी शक्ति होती है जो क्या करती है, संपूर्ण व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती है। आगे हम बात करेंगे कि इस राज्य का संबंध अन्य एसोसिएशंस के साथ कैसे होता है। राज्य और समाज के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो समाज के बिना राज्य का जो आइडेंटिटी है वो असंभव है। समाज में लोग रहते हैं, व्यक्तियों का समुदाय रहता है और समाज में जो रह रहे व्यक्ति हैं और समूह हैं वे अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य का निर्माण कर रहे हैं। राज्य सिर्फ क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको शक्ति, समानता, न्याय, अधिकार प्रदान करता है, आपको वैधता प्रदान करता है। और समाज जो है एक आपका क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं। तो बिना समाज के राज्य का हो पाना असंभव है। राज्य सामाजिक व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, कैसे नीतियों का निर्माण हो सके, कैसे कानून व्यवस्थाओं को बनाया जा सके जिससे एक व्यवस्थित समाज चल सके, जिससे समाज में रह रहे लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित पूर्ण हो सके। तो इस संदर्भ में हमें राज्य को हम बनाते हैं। तो राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा सके जिसमें लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित हो सके, उनको सुरक्षा प्रदान हो सके और एक सुचारू शासन प्रणाली चलाई जा सके जिसमें उनका विकास ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके। राज्य और सरकार की हम बात करते हैं तो राज्य क्या है? 4 तत्वों से बना हुआ है। एक स्थायी संस्था है, जबकि सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार एक अस्थायी सरकारें होती है जो हर 5 वर्ष के बाद परिवर्तित होती है। अगर जनता के विश्वास पर, जनता की जो विचारधारा है उस पर केंद्रित होती है। जनता अगर चाहती है तो वो सरकार दोबारा भी बन सकती है। तो पूर्ण रूपेण सरकार जो है वो अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। जबकि राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य क्या है? राज्य एक स्थायी संस्था होती है। सरकार राज्य की कार्य करने वाली संस्था है। सरकार क्या है? राज्य की सिर्फ एक संस्था है। एक संस्था के रूप में सरकार कार्य कर रही होती है जो अपने अंगों के द्वारा यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से हम देखते हैं कि सरकार जो है राज्य की जो नीतियां हैं, जो राज्य की जो क्रियाविधि है, किस तरीके से राज्य सही सुचारू रूप से चल सके, उन सबों को चलाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ती है। सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य बदल नहीं सकता है। सरकार जो है वो राज्य की नीतियों को लागू करती है। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य और राष्ट्र। राज्य और राष्ट्र की अगर हम बात करें तो राष्ट्र क्या है? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। जैसे हम भारत के लोग, हम भारतीय जो है वो हमारा क्या है? राष्ट्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। हमारी आइडेंटिटी क्या हो रही है? भारतीय के रूप में हो पा रही है। तो ये हमारा क्या है कि राष्ट्र जो है वो हमारी भाषा, संस्कृति, सभ्यता के आधार पर हमारी पहचान को स्थापित करता है। और राज्य जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होता है। राज्य और राष्ट्र एक हो जाते हैं जिसको हम नेशन स्टेट भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भारत और जापान को हम देख सकते हैं कि भारत भी क्या है? एक राष्ट्र राज्य के रूप में जाना जाता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास। मेडाइवल टाइम पीरियड्स के बाद हम बात करते हैं कि जो टाइम पीरियड था उसमें 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट का उद्भव होता है। 1648 की वेस्टफेलिया संधि जो रही, मॉडर्न स्टेट जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इमर्ज करने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना ने राष्ट्र राज्य को मजबूत किया है। कि जैसे राज्य क्या है? भारत हो गया और भारतीय क्या हो गया?
ये आपकी राष्ट्रीयता हो गई। जैसे हम भारत में अपनी एक आइडेंटिटी के बेस पर, अपने कल्चर्स के बेस पर, नॉर्म्स के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, क्षेत्र के आधार पर हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी वर्ल्ड लेवल पर पहचान करा पाते हैं। वही क्या है आपका राष्ट्र, वही आइडेंटिटी आपकी नेशन स्टेट के रूप में आपको मजबूत करती है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे जो मॉडल है, हमारे राज्य को चलाने के लिए जो एक डेवलपमेंट मॉडल हम यूज कर रहे हैं, वो है लोकतंत्र और संविधान। तो संविधान और लोकतंत्र के विकास में मॉडर्न स्टेट जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने देखा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे वो बहुत तेजी से धीरे धीरे अपना विकास करना प्रारंभ किए, और उस विकास की जो मूल आधार रही थी वो लोकतंत्र रही। लोकतंत्र के माध्यम से हमें समानता, न्याय, अधिकार मिलना प्रारंभ हुआ, जिससे कि हम अपनी आवाज उठा सके और अपना मैक्सिमम विकास कर सके। जब हमको कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताएं नहीं देखने को मिलेंगी, उसमें हम पूर्ण रूपेण हमको वहां पे समानता प्राप्त होगी, तो एक्चुअल में हम अपनी ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी नेशंस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमें संविधान की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान में वे लिखित कानूनी दस्तावेज होते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी संपूर्ण शासन प्रणाली को स्थापित कर पाते हैं, चला पाते हैं। तो लोकतंत्र में हमें अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता, समानता मिल सकती है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कर सके। और राष्ट्र राज्य को मजबूत करने के लिए इन दोनों मूल्यों की आवश्यकता होती है। ट्राइबल स्टेट सबसे अब की इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनजाति राज्य कैसे। तो जैसे स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टेट कैसे धीरे धीरे आज एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हमारे सामने कैसे आया, या एक मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो स्टेट का ओरिजिन हुआ था वो ट्राइबल स्टेट के रूप में, जनजाति राज्य के रूप में हुआ था। प्रारंभिक रूप में हम देखते हैं कि समाज में एक जनजाति संगठन पाया जाता था, जहां पर राजनीतिक सत्ता जो थी प्रायः मुखिया व बुजुर्गों के पास होती थी। यानी हमारे यहाँ पर जो मुखिया होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, वही क्या करते थे, उस व्यवस्थाओं को चलाते थे। वो जो व्यवस्थाएं चलाई जाती थी, उनके जो कानून या नियम होते थे वो रिचुअल्स यानी परंपराओं पर होते थे, उनके जो नॉर्म्स होते थे उन तक होते थे। और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जो सीमाएं थी वो काफी सीमित होती थी। जैसे आज हम वर्तमान में देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के जो क्षेत्र हैं, जो सीमाएं हैं, वो बहुत व्यापक हो चुकी हैं। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ चुके हैं हमारे डेवलपमेंट्स के लिए, हमारे व्यवस्थाओं को, शासन प्रणालियों को और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए। लेकिन अगर ट्राइबल स्टेट की अगर हम बात करें तो ट्राइबल स्टेट्स में हम देखते थे कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बहुत लिमिटेड लोग थे, तो वहां पर सिस्टम को चला पाना थोड़ा इजी गोइंग था। लेकिन धीरे धीरे अगर हम जैसे भारत की बात करें या चाइना की बात करें तो भारत और चाइना की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। और अगर ऐसे में हम सीमित शासन या मुखिया या बुजुर्गों के माध्यम से अगर हम चलाने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है। और जहां पर एक हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, जहां पर एक लार्ज मास है, उन मास को कंट्रोल करना, उनकी विचारधाराओं को नियंत्रित करना और उनको अधिकार देना, न्याय देने के लिए हमें एक ऐसी शासन प्रणाली की आवश्यकता है जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेशन जो है, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसको हम चयनित कर सके, एक डेमोक्रेसी की जो मॉडल है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, उसके एरियाज को हम डेवलप कर सके। तो ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। ओरिएंटल एम्पायर्स की अगर हम बात करते हैं तो मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया जैसे जो क्षेत्र, विशाल क्षेत्र थे, वे साम्राज्य के आधार पर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिवाइन थ्योरी, जहां पर वो जो सिस्टम चलाया जाता था वो डिवाइन थ्योरी यानी क्या कहते हैं, दैवी सिद्धांत, यानी राज्य को ईश्वर के रूप में, ईश्वरीय रूप में, दैवी रूप में देखा जाता था। यानी वहां पे जो राजा या सम्राट होता था, किंग जो होता था, वो किसका होता था, ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। तो
राजा को ही सारे दैवी अधिकार प्रदान किए गए थे। वो जो भी आज्ञा देता था, वो जो भी बात कहता था, वहां की जनता उसको पूरी तरीके से पालन करती थी, क्योंकि वो धार्मिक, कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक विश्वास है उससे जुड़ी हुई होती थी। तो जो प्रशासन था वो एकदम बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड रहता था राजा के हाथों में। जनता पर राजा का जो नियंत्रण हम देखते थे वो पूर्ण रूपेण जनता के ऊपर देखने को मिलता था, कि जो राजा कह देता था जनता को उसको मानना ही होता था। आगे हम बात करते हैं ग्रीक सिटी स्टेट के बारे में। खत्म टाइम। ग्रीक सिटी स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो यूनान में छोटे छोटे नगर राज्यों का विकास होना शुरू हुआ था। एथेंस और स्पार्टा इसके प्रमुख उदाहरण रहे हैं, जहां पर देखा गया था कि बहुत जनसंख्या बहुत सीमित 10,000 के आसपास जनसंख्या होती थी। वहां पर नागरिकों की जो राजनीतिक भागीदारी होती थी वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता था। एथेंस और स्पार्टा में हमने देखा कि यूनानी नगर राज्य में लोकतंत्र की जो विचारधारा है उसको डेवलप किया गया था। तो यूनान नगर राज्य जो थे वो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित होते थे, और वहां पर संपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी वहां पे देखा गया था कि नागरिक भी अपने राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसमें अपनी भागीदारी देना शुरू कर दिए थे, और वहीं से हम देखते हैं कि लोकतंत्र का प्रारंभ होना स्टार्ट होता है। रोमन एम्पायर, रोम ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यूनान के नगर राज्य के बाद हमने देखा कि रोम जो साम्राज्य था उसने धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा विकसित करना प्रारंभ कर दिया था। कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वहां पर विकास होना प्रारंभ हुआ था। रोमन कानून जो है आज भी आधुनिक कानून को प्रभावित करता है। साम्राज्य के विस्तार से केंद्रीकृत शासन विकसित हुआ था। वहां पर देखा गया कि जो साम्राज्य के आधार पर एक जो शासन व्यवस्थाएं चलाई गई थी वो पूरी तरीके से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को विकसित करती है। फ्यूडल स्टेट, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद की व्यवस्था थी, जो कि भूमि के आधार पर शक्ति का वितरण था। राजा, सामंत और किसानों के बीच संबंध स्थापित होते थे, और राजनीतिक सत्ता भी जो थी वो क्या थी, विकेंद्रीकृत थी। मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य की बात हो रही है, जहां पर लोकतंत्र, संविधान और कानून शासन पर आधारित है। आज जो वर्तमान में राज्य के जो कॉन्सेप्ट को हम देख पा रहे हैं, आज वर्तमान में जो राज्य का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न स्टेट के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र है, संविधान है और कानून के शासन पर आधारित है, यानी रूल ऑफ लॉ पर डिपेंड है। एक प्रॉपर हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहां पर हम अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात करते हैं। संविधान के अनुसार हम अपने जो राज्य है उसको चलाते हैं, और रूल ऑफ लॉ जो हमारे कानून है, विधि के जो शासन है उसके अनुसार ही हम अपने इंटायर जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको हम रन कर पाते हैं। जहां पर मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न स्टेट में देखा जाता है कि नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ एक वेलफेयर स्टेट को भी डेवलप किया जाता है, जहां पर सोसाइटी में जो रह रहे लोग हैं उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इसलिए वेलफेयर स्टेट को बनाया गया है, जो स्टेट अपनी जनता के प्रति जवाबदेही होगा, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के प्रति वो उत्तरदायी होगा। राज्य सामाजिक और आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है। आज जो मॉडर्न स्टेट की बात की जा रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल ग्रोथ तक ही नहीं है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एम्फेसाइज कर रहा है कि किस तरीके से किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक उन्नति होना चाहिए। क्योंकि भारत के ही संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में हमने देखा था कि भारत में जो समय काल देखा गया था, प्राचीन समय से लेकर के जब हम 19वीं सेंचुरी से, जब स्वतंत्रता से पूर्व की भी अगर हम बात करें तो भारत में भी कई प्रकार की सामाजिक विषमताएं, कुरीतियां देखने को मिल रही थी, आर्थिक असमानताएं भी देखने को मिल रही थी। तो कहा जाता है कि मॉडर्न स्टेट या फिर वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेलफेयर स्टेट ऐसा स्टेट होना चाहिए जहां पर जो समाज में रह रहे लोग हैं उनका राजनीतिक विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण है। यानी उनको समाज में जो एक डिग्निटी
के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, कोई भी नहीं। इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकली अपना ग्रोथ नहीं करेंगे तो हम अपने एग्जिस्टेंस को खो देंगे, क्योंकि आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत नेसेसिटी है। जब तक हम अपना जैसे हमारे यहाँ पर शिक्षा को महत्व दिया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, और इसके साथ ही साथ रोजगार पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि जो हमारे युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो सके, जिससे कि राष्ट्र हमारा जो है तेजी से विकास कर सके। समकालीन जो हमारी गवर्नमेंट है वो जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया और स्किल इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट ला रही है, नए नए इन्वेंशंस को लाती है कि किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप हो सके, जो आइडियाज हैं, इन्वेंशंस हैं, उसके थ्रू हमारे यूथ आगे बढ़ सके, उनको रोजगार मिल सके। तो डेवलपमेंट्स अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट्स में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों के डेवलपमेंट्स होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि करंट टाइम पीरियड्स में अगर हम बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं नेशन स्टेट के सामने। सबसे पहला जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं वो है वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति में परिवर्तन। आज हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड आ गया है, सारे देश जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य की शक्ति की अगर हम बात करें तो राज्य की शक्ति में कुछ परिवर्तन हुआ है। राज्य का जो निर्माण किया गया एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को चलाने के लिए एक ऐसे राजनीतिक संगठन को स्थापित किया गया जो शक्ति के माध्यम से, जो कानून के माध्यम से, जो नीतियों के माध्यम से एक अच्छे राज्य की स्थापना कर सके। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया, वैश्वीकरण का जो दौर आया, इसमें हर एक देश के सामने आगे बढ़ने की, उन्नत करने की एक होड़ मचनी शुरू हो गई है। उस होड़ में राज्य की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। युद्ध के कारण देखा जा रहा है लोग न्यूक्लियर पावर्स जो हैं हमारे, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करना शुरू कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति समय समय पर हमें हमारे समक्ष देखने को मिलती है। तो राज्य की जो शक्तियां थी, राज्य की शक्तियां इसलिए दी गई थी कि राज्य की शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित किया जा सके, शांति को बनाया जा सके, कानून व्यवस्थाओं को बनाया जा सके, लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि आज जो मॉडर्न टाइम पीरियड्स में जो ग्लोबलाइज्ड सिस्टम आ रहा है उसमें लोग आगे बढ़ने की होड़ में जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे मोरल इथिकल वैल्यूज हैं, वो उन लिमिटेशंस को भी वो क्रॉस करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने आए दिन कुछ ना कुछ चैलेंज देखने को मिलता है। जैसे हम जहां पर एक अहिंसा की बात करते हैं, एक मितव्यता की बात करते हैं, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, वहां पर लोग जो है, जो राज्य है वो अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर बनाने के लिए, अपनी सुप्रीम शक्ति स्थापित करने के लिए युद्ध जैसी चीजों में अपने आप को संलग्न करता नजर आ रहा है। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो तेजी से डेवलप होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिजियस, जो हमारे घरेलू जो इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे घरेलू उत्पादन थे, वो बहुत क्षीण होते चले जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से जो हमारे इंडिजियस गुड्स थे वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, जो स्किल थी हमारे लोगों में वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां आ करके कम दामों में जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको लेकर के उसका मिसयूज करते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से भी जो हमारी जो एक्चुअल इफिशियंसी थी, जो क्षमता थी, जो दक्षता थी, जो हमारी स्किल्स होती थी, वो सब हमारे एक तरीके से नजरअंदाज होती हुई देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय संगठनों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का बढ़ता महत्व, अभी हम देख रहे हैं कि इन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अब हम देख रहे हैं कि हर एक राज्य में क्या हो रहा है, कभी भाषा को लेकर के, कभी क्षेत्रीयता को लेकर के, कभी किसी चीज को लेकर के छोटे छोटे
संगठन बनना शुरू हो जा रहे हैं। और ये संगठन क्या है, राज्य को विघटित करते जा रहे हैं। राज्य जहां पर एक एकीकृत रूप में देखने को मिलता था, वहां राज्य जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठनों में विभाजित होता जा रहा है, जो अपने भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर और जाति के आधार पर अपने आप को पृथक करने की समय समय पे मांग उठाता रहता है। इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका भी बहुत ज्यादा इसमें महत्व देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे जो स्टेट्स है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते रहते हैं अपनी आइडियोलॉजीज के थ्रू। आंतरिक जाति और सांस्कृतिक संघर्ष, हम देखते हैं कि हर एक स्टेट्स में, जैसे इंडिया की ही बात अगर हम करते हैं तो एथनिक ग्रुप्स हैं जहां पर भाषा, जाति, संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों के आधार पर जो समूह होता है वो अपनी पहचान स्थापित करता है। तो आंतरिक राज्य के अंतर्गत भी, और देखा जाता है कि भारत में भी जो जातीयता है वो भी बहुत व्यापक रूप में देखने को मिलता है। तो जाति के आधार पर, संस्कृतियों के आधार पर भी संघर्ष की स्थितियां पैदा हो रही हैं। हर एक जो क्षेत्र है, हर एक जो लोग हैं वो जातीयता के आधार पर, सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपने आप को पृथक करने की मांग करना प्रारंभ कर चुके हैं। लोकतंत्र जो था वो लोकतंत्र इसलिए प्रदान किया गया था कि नागरिकों को अधिकार मिले, न्याय मिले, समानता मिले, लेकिन लोकतंत्र को आज लोग किसी दूसरे रूप में देख पा रहे हैं, दूसरे रूप में कि अगर कोई बात होती है, जैसे जातीयता के आधार पे कोई बात हो गई, क्षेत्रीयता के आधार पे कुछ हो गया, मतभेद हो गया, विचार नहीं मिले, तो तुरंत वो पृथकता की मांग करना शुरू कर देते हैं। लोगों को अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप राष्ट्र को विघटित कर दो। आप एक एकीकृत राष्ट्र को बनाओ, एक ऐसे कल्याणकारी स्टेट को बनाओ जहां पर किसी के भी जो अधिकार है उन अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो सके, चाहे वो जातीयता के आधार पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक के आधार पर। तो जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उस एथनिक ग्रुप्स की इंटीग्रेशंस को बनाए रखना, उसकी यूनिटी को बनाए रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य की हमें अत्यंत आवश्यकता क्यों है। आधुनिक राज्य की अगर हम बात करें तो आज आधुनिक राज्य जो है एक कल्याणकारी राज्य है, जो समाज में शांति और व्यवस्थाओं को बनाए रखता है, साथ ही साथ नागरिकों को अधिकार देता है, आर्थिक व सामाजिक विकास करता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि राज्य राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह केवल राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि समाज के संगठन और विकास का आधार है। राज्य के माध्यम से ही कानून, न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाती है और आधुनिक युग में राज्य का जो स्वरूप है वो और अधिक व्यापक होता हुआ नजर आ रहा है। यह केवल शासन करने तक सीमित नहीं रहा बल्कि नागरिकों के समग्र विकास तक भी केंद्रित है और राज्य के बिना एक संगठित, सुरक्षित और विकसित समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं।